जिन्स का पहाड़ आखिरी किस्त। नुदरत, जरा अपने दादा को पानी का गिलास देना। नुदरत, कहाँ जा मरी हो नुदरत? दादी की चीखती हुई आवाज कानों के पर्दे फाड़ गई, मगर उस लम्हे वो तुर्शवास भी रहमत के किसी फरिश्ते से कम न थी। फारूक चचा संभले इधर उधर देखते दरवाजे की बाहर को लपके तो नुदरत भी दादा के कमरे की तरफ भाग खड़ी हुई। आखिर वो रात नुदरत के लिए इस कदर स्याह क्यों थी? इतनी तारीक और इतनी अंधेरी, न जाने कैसे हो गई थी वो रात कि उसकी चारों तरफ फैली स्याही ही स्याही के खौफ ने नुदरत को लम्हा भर भी आंखें न मूंदने दी थी। अगला दिन चढ़ा, स्कूल के लिए निकली तो सीधी हमसाई में रहती, साथ मिलकर स्कूल जाती सहेली लुबना के घर जा पहुंची। लुबना स्कूल के लिए तैयार हो रही है। उसके वालिद ने बताते हुए जिन नजरों से देखा था वो नजरें अब उसके लिए अनजानी तो न रही थी, लेकिन फिर भी वो इन नजरों की ताब न ला सकी थी। लुबना को साथ लेकर जब स्कूल जाते हुए उसने रास्ते में फूफा और चचा के वाकयात की रोदाद सुनाते हुए स्कूल के दरवाजे तक आ पहुंची, जिस पर लुबना ने स्कूल के वक्फे में मजीद बात करने के लिए कहा और वो अपनी क्लास में बेदिली के साथ शामिल रही और उसका जहन मुसलसल उलझा हुआ था। स्कूल के वक्फे में वो जब लुबना से मिली तो उसने फिर से उन वाकयात का जिक्र किया जिस पर लुबना ने कदरे राजदाराना अंदाज में उसे उसकी उम्र से बड़ी बातें बताना शुरू की। उन्हीं बातों के दौरान लुबना के एक इंकशाफ ने उसके दिमाग को हैरत और परेशानी में डाल दिया कि उसके फारूक चचा का ताल्लुक लुबना के साथ भी ऐसी ही हरकतों पर इस्तवार है, और सितम बलाए सितम ये भी कि लुबना भी इस ताल्लुक से लुत्फ लेती है और उसके मुताबिक नुदरत को भी चचा से अब घबराना नहीं चाहिए। दूसरी तरफ फारूक चचा तो जैसे अब और भी शेर हो गए थे। कभी नमाज पढ़ती सजदे में जाती नुदरत के पांव को आकर दबाने लगते तो कभी नहा कर आती नुदरत के गीले बालों में अपना मुंह डालकर उसे अपने साथ भेजते हुए खींच खींच कर सांसें लेने लगते। नुदरत को होमवर्क के बहाने बुलाते और फिर अपने कमरे में अपनी ताला लगी अलमारी से औरतों की नंगी तस्वीरों वाले रसाले पर अपना हाथ फेरते जाते और दूसरे हाथ में नुदरत का हाथ जबरदस्ती पकड़कर अपनी रानों पर मसलते जाते। नुदरत अजीब दोराहे पर थी, हर वक्त उलझे जहन के साथ स्कूल जाना, घर वापसी के ख्याल से दम निकला जाना, दिन भर टीचर की कोई बात को भी समझ ना सकना, किसी से बात ना करना, किसी की बात समझ ना आना, खुद में उलझे रहना, किसी चीज में दिल ना लगना, कुछ भी अच्छा ना लगना। बस इसी तरह अब नुदरत के दिन गुजर रहे थे। फिर वही हुआ जो मतवक्को था, यानी स्कूल के इम्तिहान में बुरी तरह फेल। हर तरफ से लान तान हुई। अब्बू को गांव से खसूसी तौर पर बुलाकर सभी ने अपनी अपनी शिकायत का पिंडोरा बक्स खोल दिया था। बहुत ठीक है, ये पढ़ने वाली लड़की है ही नहीं, तुम्हें पहले ही समझाया था, मत पढ़ाओ इसे। अपनी अम्मा की तरह इसे भी किसी रिश्ते का लिहाज, किसी की इज्जत का ख्याल ही नहीं। ये तो बिल्कुल अपनी अम्मा पर गई है, जैसे इस चंडाल को जिसे हम यतीम समझकर हमदर्दी से ब्याह तो लाए थे, मगर उस करम जली को तो अपने सगे बाप की शफकत पर भी हवस का शक रहता था। अच्छा ही हुआ था ना जो नुदरत की नानी उसकी माँ को जन्म देकर मर गई थी, वरना जैसे वो अपने मामू पर नफरत करती हुई घटिया करदार के इल्जाम देती थी, अगर वो बेचारी जिंदा भी होती तो जीते जी ही मर जाती। वो तो हम ही थे जो अब तक तुम्हारी वजह से खामोश थे, वरना ऐसी औरत हमारे जैसे इज्जतदार घराने की बहू कहलाए, कितनी शर्म की बात है। मेरी ये बात पल्ले बांध लो कि ये नुदरत भी किसी की सकी नहीं। इससे पहले कि पानी सर से ऊंचा हो, मैं कहती हूँ इसका भी कहीं से रिश्ता ढूंढो और 1-2 साल में जवान होते ही ब्याह डालो। दादी बोले चले जा रही थी, दादा कभी कभी हकारत से हाँ में हाँ मिला देते, फुफियां साथ गर्दन हिला रही थी और तीनों चचा भी वहीं मौजूद थे और अब्बा खामोश तमाशाई बने खड़े थे। नुदरत वापिस अब्बा के साथ गांव चली आई थी और पीछे पीछे आए दिन दादी के भेजे हुए अजीबो गरीब से रिश्ते भी आने लगे थे। अब्बा बहुत गुमसुम से रहने लगे थे, शीशे के सपने टूटे थे और उनकी किरचियां नुदरत को अपने वालिद की आंखों में वाज़े तौर पर गड़ी दिखाई देती थी, मगर अम्मा पर जैसे कोई असर न था। वो तो हमेशा से ही मट्टी का बुत थी, बच्चों की हर जरूरत पूरी करती, सभी काम वक्त पर निपटा देती, अब्बा की हर जरूरत का ख्याल रखती, मगर ऐसे कि उनकी अपनी कभी कोई जरूरत ही ना हो, जैसे उनकी अपनी कभी कोई ख्वाहिश ही ना रही हो।
اور وہ اب بھی ایسے ہی تھیں جیسے انہیں میرے 2 سال بعد یوں ناکام ہو کر واپس گھر چلے آنے پر کوئی بھی حیرانی نہ ہوئی تھی۔ ہاں، اماں تو ہمیشہ سے ویسے کی ویسے ہی تھیں، مگر اب کے یہاں ندرت ویسی نہیں رہی تھی۔ ہاں، اب کے ندرت امی کے اس پتھر کی مورتی نما چلتے پھرتے وجود سے اکثر الجھتے رہنے کی بجائے سلجھنے سی لگی تھی۔ اپنی مامتا کی اس بظاہر نظر آتی پتھر کی مورت میں احساسات کی مردگی کو بخوبی پہچاننے لگی تھی۔ ہاں، اب کے ندرت بھی اماں کی اس گمبھیر خاموشی کے پیچھے چھپی اس بے بس و لاچار عورت کو خود اپنے وجود میں محسوس کرنے لگی تھی۔ جنس نامی اس دیو کے قدموں تلے روندی مسلی کچلی عورت کی شخصیت، پہچان اور اس کی سوچ کو سسکتا تڑپتا مرتا ہوا وہ خود اپنے اندر بھی دیکھ رہی تھی، جس کے جنس کے پہاڑ سے اٹھتے اس بے لگام آتش فشانوں نے اس بظاہر عزت دار معاشرے کے درپردہ اخلاق اور کردار میں ایسا ہیجان برپا کر رکھا ہے جس کے سامنے اب اس عورت کا باقی وجود تو کب کا نیست و نابود ہو چکا تھا۔ ہاں، لیکن اب اس نے تہیا کر لیا تھا کہ وہ اپنی کمسن بچی کے ساتھ مزید ایسا کچھ بھی نہیں ہونے دے گی اور اس کے پھول سے ذہن کو اپنے تجربے کی بنیاد پر ہر ممکن بچائے گی۔